नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वीरवाई स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हिंदी का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के एग्ज़ाम के लिए। कल जो एग्ज़ाम है 20 अप्रैल 2023 में जो 11th का एग्ज़ाम है उसका एमसीक्यू आप लोग को लेकर आए हैं वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको देखना बहुत अनिवार्य है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत खोज करके हमको मिला है। तो फटाफट देख लीजिए, काहे कि हो सकता है कल का ये क्वेश्चन मैच कर जाए कुछ। तो फटाफट देख लीजिए। आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन को लेकर के। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है पद्यांश से कि तरुणाई है नाम सिंधु की, उठती लहरों की गर्जन का, चट्टानों से टक्कर लेना लक्ष्य बने जिनके जीवन का। यानी जो लक्ष्य बना के चलते हैं उनके लिए तो हर एक परिस्थितियाँ आती ही रहती है ना, तो उसको हर समय प्रयास करना चाहिए। विफल प्रयासों से भी दूनों वेग भुजाओं में भर जाता, जोड़ा करता जिनके गति से नव उत्साह निरंतर नाता, पर्वत के विशाल शिखरों से यौवन उसका ही अक्षय, जिसके चरणों पर सागर के होते अनगिनत ज्वार सदा लय, अचल खड़े रहते जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में, सहनशीलता दृढ़ता हस्ती जी जिनके यौवन प्राणों में। वाह, कितना अच्छा कविता दिया। फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यौवन की तुलना किससे की गई है? तो यौवन की जो तुलना है वो पर्वत और शिखर से की गई है। ठीक है। यौवन की अगला क्वेश्चन है, यौवन की सार्थकता तब मानी जाती है जब कब कठिनाइयों से हार नहीं मानते हैं, संघर्षरत रहते हैं यानी संघर्ष करते रहते हैं, उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें यानी धन दौलत सब मिलते रहे, हम हर एक चीज़ मिलता रहे यानी, तो वो आंसर हो जाता है आपका आंसर इनमें सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार यौवन क्या है? तो कवि के अनुसार यौवन है इसमें चट्टानों से टक्कर लेना यानी ये भी है, नव उत्साह से नाता जोड़ना भी है, और विफल प्रयास को दोगुना वेग भुजाओं से भरना ये भी है। यानी जब हम विफल हो जाते हैं, जब हम फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो उसको यानी अच्छे तरीके से यानी दोगुना वेग यानी दोगुना और तेजी दौड़ करके उसको कैसे प्रयास करना चाहिए। तो ये सब चीज़ इसमें दिया हुआ यानी आंसर हो जाएगा इनमें से भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काव्यांश के अनुसार नवयुवकों में क्या गुण होते हैं? तो वो होते हैं सहनशीलता यानी हर एक चीज़ पर वो डरते नहीं। अगर मान लीजिए कि परेशानी उसके जीवन में है भी, फिर भी वो सहनशीलता रखते हैं। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो गद्यांश से दिया हुआ 5 से लेकर के 8 नंबर तक। ये गद्यांश का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। बिल्कुल माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहाँ भी है उद्योगी पुरुष लक्ष्मी का वर्ण करते हैं, जो भाग्यवादी उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है, भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। प्रकृति को देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं, चींटी को भी पल भर चैन नहीं। सही बात है, क्योंकि चींटी हर जगह देखिए इधर उधर घूमते रहता है खाने के लिए, इधर उधर करने के लिए। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा पर बूंद बूंद मधु जुटाती है, गुर्दे को सुबह बांग लगानी ही है। फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिली है, यदि निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। विश्व में जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी सफलता का रहस्य कठिन परिश्रम ही है। यानी अगर देखिए सोचिए कि हम लोगों के बगैर जो जीवन है वो जानवर का है, पशु पक्षी का है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं उनको देखिए, क्योंकि वो लोग तो हर दिन परिश्रम करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोग तो देखिए कि हम लोगों को उनसे ज़्यादा बुद्धि है, ज़्यादा विवेक है, कर्म करने की शक्ति ज़्यादा है, फिर भी हम लोग निठल्ला बैठते हैं और सोचते हैं कि हमको ऐसे ही बिना कुछ किए हमको सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो कठिन परिश्रम करना सबके लिए अनिवार्य है, कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, किसको कुछ नहीं मिलता? जो भाग्यवादी हो। ठीक है। कर्मवादी को तो नहीं, जो काम करेगा उसको तो मिलना ही है। दृढ़ संकल्प जो करता है यानी ये काम के लिए उसको तो है ही, पुरुषार्थी को तो मिलता ही है। यानी किसको नहीं मिलता? भाग्यवादी को। यानी जो भाग्य के भरोसे बैठा है उसको कुछ नहीं मिलता कुछ। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जो आगे बढ़े हैं उनकी सफलता का रहस्य क्या है? तो उनकी सफलता का रहस्य एकमात्र है कठिन परिश्रम। अगला क्वेश्चन है, भाग्य का दूसरा नाम है। तो भाग्य का दूसरा नाम क्या है? वो भी कठिन परिश्रम ही है, क्योंकि भाग्य उन्हीं के साथ में रहता है जो कठिन परिश्रम करता है। अगला जो क्वेश्चन है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो वो शीर्षक ज़्यादा हमको ऐसा सही लग रहा है, वो है परिश्रम, क्योंकि परिश्रम के बारे में ही बताया गया गद्यांश में। अगला जो क्वेश्चन है खंड ख से है, अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9, आलेख एक विधा है। किसकी विधा है? तो वो तो गद्य लेखन की विधा है। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार यहाँ पे देखिए श्रव्य पूछा गया यानी सुनने वाला। ठीक है। याद रखिएगा, श्रव्य का मतलब होता है सुनने वाला, और दृश्य मतलब देखने वाला। ठीक है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे पूछा गया श्रव्य माध्यम। श्रव्य क्या मतलब सुनने वाला, ठीक है। स्र सौ, यहाँ पे देखिए स्र और सौ याद रखिएगा, ठीक है। दृश्य और द याद रखिएगा। तो श्रव्य माध्यम सुनने वाला तो एकमात्र रेडियो ही है ना। दूरदर्शन में सुनाई भी पड़ता है और दिखाई भी पड़ता है, तो ये तो सिर्फ सुनने वाला माध्यम नहीं हो सकता। समाचार पत्र में हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, सुन सकते हैं क्या, नहीं ना। पत्रिकाएं भी सिर्फ हम लोग देख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा रेडियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो वो होता है रूपक शब्द, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो वो है रिपोर्ट का। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र किस जन संचार माध्यम का एक रूप है, तो समाचार पत्र याद रखिएगा। यहाँ पे भी देखिए समाचार पत्र को क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ देख सकते हैं, यानी वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें दिया हुआ दृश्य श्रव्य, यानी ये दोनों देखना सुनना ये तो है नहीं। उसके बाद श्रव्य माध्यम सिर्फ सुनाई पड़ता है, ये भी नहीं है। यानी प्रिंट माध्यम कोई हम लोग बोलते हैं कि जो सिर्फ हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किताब पढ़ लिए तो वो तो प्रिंट होकर के आता है हमारे पास, इसलिए प्रिंट माध्यम कहा जाता है, याद रखिएगा। ये प्रिंट माध्यम उसी को बोलते हैं जो दृश्य माध्यम सिर्फ होता है, यानी सिर्फ दृश्य माध्यम को हम लोग बोलते हैं प्रिंट माध्यम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा प्रिंट माध्यम। अगला जो क्वेश्चन है उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है, तो वो होता है समाचार लेखन में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में पहला समाचार पत्र का क्या नाम है, तो हिंदी में सबसे पहला समाचार पत्र जो निकला था वो था, सॉरी ये अमर उजाला तो नहीं है, दैनिक जागरण तो फिलहाल चल ही रहा है, हिंदुस्तान भी चल रहा है। यानी पहला जो था वो था उदंत मार्तंड, जो सबसे पहले हिंदी का समाचार पत्र आया था। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है, तो वो 6 ककार होते हैं इसमें, ठीक है। यानी आंसर हो जाएगा 4 नंबर 6 ककार। अगला है संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है, तो नवीन का मतलब तो नया और लोकप्रिय का मतलब जो सबको पसंद आए। तो समाचार पत्र तो नया है नहीं, वो तो बहुत पहले से आया। रेडियो भी नया मान लीजिए है भी, तो फिर भी लोगों को पसंद नहीं आता ज़्यादा। टेलीविज़न भी नया नहीं है, लगभग बहुत पहले आया है रेडियो टेलीविज़न सब। तो इंटरनेट जो है हाल फिलहाल में यार, अभी देखिए आजकल के समय में फट से कोई गाना सुनना चाहते हैं तो फट से इंटरनेट यूट्यूब खोल लेते हैं फटाफट, यानी वही है ना लोकप्रिय माध्यम। सबसे नवीन और लोकप्रिय आंसर हो जाएगा इंटरनेट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने के लिए की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वो होती है पत्रकार की ना, क्योंकि पत्रकार ही जाते हैं सूचना लेने के लिए घटना के पास कि क्या हुआ क्या नहीं, वो समाचार में क्या छापेंगे, तो पत्रकार ही जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाठ्यपुस्तक से फिर पद्यांश दिया हुआ, ये पाठ्यपुस्तक से दिया हुआ है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संत न ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। वाह कितना अच्छा कविता दिया हुआ। इस पूछा गया प्रस्तुत काव्यांश का रचयिता कौन है, ये रचयिता है मीराबाई, ठीक है। गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, याद रखिएगा। गोपाल शब्द जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है, कृष्ण के लिए किया गया है ना, कृष्ण को बोलते हैं गोपाल। कुल की कहानी का अर्थ क्या है, तो यह अर्थ है परिवार की मर्यादा का। मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है, तो मीराबाई ने अपना पति कृष्ण को स्वीकार किया है। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन करें। कबीरदास ने किसका खंडन किया है, तो कबीरदास ने यानी बाह्या डंबर और रूढ़िवाद का खंडन किया है। अगला क्वेश्चन है कबीर की भाषा है, तो कबीर की सधुकड़ी भाषा, यानी सधुकड़ी भाषा यूज करते थे। अगला है मीरा को विष का प्याला किसने भेजा है, तो यानी वो है राणा जी ने मीरा को विष का प्याला भेजा था। वे आँखें कविता में किसका चित्रण नहीं किया गया है, तो हो जाएगा इसका आंसर पिता की मृत्यु का चित्रण नहीं किया गया। अगला जो क्वेश्चन है रो पड़े होंगे बराबर 5वें के नाम लेकर उस पंक्ति में किसके रो पढ़ने का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिता के रो पढ़ने का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 28 से 31 यानी ये आप लोग की किताब से दिया हुआ है, और किताब की किस कहानी का है ये आप लोग को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए और एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर फटाफट आटे का ढेर सुनते देख
ढिठके सोचा सेवैयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। वाह। तो ये क्वेश्चन पूछा गया मियाँ नसीरुद्दीन पाठ के लेखक कौन है? तो वो है ये है कृष्णा सोबती। इसके जो लेखक हैं कृष्णा सोबती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन उल्टा उल्टा कर दिया, आंसर होगा नहीं, यही हो। अगला क्वेश्चन है मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे? तो वो बनाते थे 56 प्रकार की रोटियां। ठीक है। अगला है चारपाई पर बैठी बीड़ी का मजा कौन ले रहा है? तो वो मियाँ नसीरुद्दीन ले रहा था। अगला क्वेश्चन, लेखिका जब दुकान के अंदर जाकर देखती है तो क्या हो रहा था? तो उस समय हो रहा था सेवैयाँ ये तो नहीं कर रही थी, रोटियां नहीं बना रही थी, आटा नहीं सान रही थी। ठीक है, सॉरी, ये सब कर रहे थे, यानी इनमें सभी, यानी ये भी और ये भी। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। पथेर पंचाली फिल्म किसके निर्देशन में बनी थी? तो वो बनी थी सत्यजीत राय के निर्देशन में। लेखक सत्यजीत राय किस विभाग में काम करते थे? तो वो करते थे विज्ञापन कंपनी में भी। ठीक है, यानी जिसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह छापा जाता है उस कंपनी में। अगला है मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं? तो वो बताए हैं 3 तरीके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मियाँ नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है? वो है संस्मरण की। ठीक है, और जो याद रखने की विधा उसको बोलते हैं। नमक का दरोगा कहानी में हमें क्या संदेश मिलता है? तो निर्भय होकर कर्तव्य पालन का संदेश मिलता है। राजस्थान की रजत बूंदे की रचनाकार हैं, वो हैं अनुपम मिश्र। अगला है पालर पानी किसे कहते हैं? तो पालर पानी बरसात के मिलने वाला पानी को कहते हैं। कुई की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है खीप घास की। ठीक है। अगला है कुई की चिनाई करने वालों को क्या कहते हैं? तो वो है चिलवांजी। आंसर हो जाएगा चिलवांजी। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और ये 40 क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।